बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 7 के बारे में, जो इतिहास की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय व्यापार से हमें इस वर्कशीट में क्या बताया गया है और उसके बाद जो क्वेश्चन इस वर्कशीट में दिए गए हैं उनके जवाबों को लिखना हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में व्यापार से साम्राज्य तक के बारे में अपना अध्ययन। आरंभिक काल, बक्सर की लड़ाई 1764। भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी के मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। सीधी लड़ाई, आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला, मैसूर का टीपू सुल्तान। हैदर अली 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी की चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 जंग हुई। श्रीरंगापट्टनम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार वंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। दूसरा जो उदाहरण है वो मराठों से लड़ाई का है। 18वीं शताब्दी के आखिर में से कंपनी मराठों की ताकत पर भी काबू खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्य मंडल या कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंत में 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया, जब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में जो 4 सवाल दिए गए हैं उनके जवाबों को एक एक करके हम लिखना जानेंगे।
दोस्तों पहला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इसके अनुसार कंपनी भारतीय राज्यों में अपनी एक सैनिक टुकड़ी रखती थी और इसका खर्च भारतीय शासकों को उठाना पड़ता था। यदि भारतीय शासक इसमें चूक जाता था तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। दूसरा सवाल है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। उसने अपने राज्य में अंग्रेज व्यापारियों के चंदन की लकड़ी, काली मिर्च तथा इलायची के व्यापार को प्रतिबंधित किया तथा स्थानीय व्यापारियों को भी अंग्रेजों का साथ न देने का आदेश दिया। इसके अलावा उसने फ्रांसीसियों के साथ भी संपर्क बनाए। इसी कारण अंग्रेज टीपू के प्रति आग बबूला हो गए तथा उनके बीच 1791 और 1799 में दोनों के बीच युद्ध हुए और 1799 में मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। तीसरा सवाल है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे, ये संघ किस प्रकार शासित थे। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मराठा संघ में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ तथा भोसले थे। इनका प्रमुख पेशवा था जो पुणे में रहता था। दोस्तों चौथा और आखिरी सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अंग्रेजों ने 1781-82, 1803 से 5 और 1817 से 19 के बीच युद्धों के परिणाम स्वरूप मराठों की शक्ति को कुचल दिया और पेशवा को पेंशन पर जीवन जीने के लिए कानपुर में भेज दिया। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाली अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से